गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अनीता शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट बीवाईटी पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज दुर्ग। मैं आज आपके लिए बीएससी फाइनल का पेपर 2 का यूनिट 2 का एक चैप्टर लेकर आई हूँ, एक आर्टिकल लेकर आई हूँ। इस मेरे टॉपिक का नाम है क्यूरी-वाइस लॉ और बीएच कर्व। क्यूरी-वाइस लॉ का मतलब, क्यूरी-वाइस लॉ क्या था एक्चुअल में? जो लैंगविन थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म जो हमने लास्ट लेक्चर में लिया था, उसमें हमने जो इक्वेशन दिया था, हमारे पास एक क्यूरी टेम्परेचर के फॉर्म में एक इक्वेशन प्राप्त हो रहा था। इसी लैंगविन फंक्शन जो इक्वेशन था उसमें इन्होंने क्यूरी के साथ वीस ने एक मॉडिफिकेशन किया। मॉडिफिकेशन करके जो इक्वेशन डेवलप किया उनके नाम पर इसे क्यूरी-वाइस लॉ कहा गया। पर उन्होंने क्या परिवर्तन किया? ये माना कि परमाणु चुंबकीय द्विध्रुव जो है, परमाणु चुंबकीय द्विध्रुव में आपस में एक इंटरेक्शन, परमाणु चुंबकीय द्विध्रुवों के बीच में आपस में पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, इंटरनल इंटरेक्शन होता है, जिसके कारण क्या होता है, एक अलग चुंबकन क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो जो आणविक चुंबकन क्षेत्र है उसके मान में परिवर्तन होता है। किसके कारण होता है? एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल आपस में, उनके बीच में एक प्रॉपर इंटरेक्शन होता है, पारस्परिक क्रिया होती है। उस पारस्परिक क्रिया के कारण मॉलिकुलर मैग्नेटाइजिंग फील्ड उत्पन्न होती है, आणविक चुंबकन क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस आधार पर जो इसका मान होता है, जो HI का इज प्रोपोर्शनल टू I, उस चुंबकन तीव्रता के इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के बराबर हो जाता है। अब HI इज प्रोपोर्शनल टू I, इसका मतलब HI प्रोपोर्शनल हटाया हमने, यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट लगाया, उस कांस्टेंट को नाम दे दिया इट इज़ इक्वल टू लैम्डा I। ठीक है, लैम्डा क्या है? मॉलिकुलर मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। अब यहाँ इसका मतलब ये हो गया कि कुल चुंबकन जो क्षेत्र है वो दो भागों पर निर्भर कर रहा है। एक हो गया H और दूसरा हो गया HI। H जो पूर्व में था और HI इस इंटरेक्शन के कारण जो उत्पन्न हुआ, तो कुल क्षेत्र का मान आ गया S टोटल H प्लस HI। अब लैंगविन थ्योरी के आधार पर आपने I का मान आपको ज्ञात है। इक्वेशन क्या था? I इक्वल टू एन एम स्क्वायर म्यू H अपॉन 3kT। ये लैंगविन थ्योरी से हमने लास्ट इक्वेशन निकाला था। उसी H जो था उसमें हमने नया ऐड क्या कर लेंगे? H टोटल। H टोटल क्या है? 2H का समावेश है, जिसमें आप लिख सकते हैं इसको एन एम स्क्वायर म्यू H टोटल अपॉन 3। यहाँ पर पहले केवल H था, उसमें आपने नया ऐड कर दिया H टोटल। H टोटल का मान क्या रखा? H प्लस HI। इक्वेशन बन गया I इक्वल टू एन एम स्क्वायर म्यू H प्लस HI अपॉन 3kT। आपके पास HI का मान है, ये आपने निकाल लिया है, तो ये इक्वेशन बन गया एन एम स्क्वायर अपॉन 3kT H प्लस लैम्डा I। ठीक है, अब ये वैल्यू प्राप्त हो गई किसकी? H टोटल की। अब यहाँ से हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, क्योंकि ये देखिए ये I का मान इतना है, यहाँ जो राइट हैंड साइड है उसमें I का कंपोनेंट है, लेफ्ट में भी I का कंपोनेंट है। इसका हम सिंप्लीफिकेशन करें, सिंप्लीफाई करा हमने, I को कॉमन लिया। I को अगर हम इस यानी यहाँ से इस टर्म को हम इधर ले जा रहे हैं, I को कॉमन लिया तो क्या बचा? 1 माइनस एन एम स्क्वायर म्यू लैम्डा अपॉन 3kT इक्वल टू, जो ये बच गया मल्टीप्लिकेशन वाला, एन एम स्क्वायर म्यू H अपॉन 3kT। केवल हमने I के कंपोनेंट को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। यहाँ I आ गया, I के साथ ये ब्रैकेट का कंपोनेंट आ गया 1 माइनस एन एम स्क्वायर म्यू लैम्डा अपॉन 3kT इक्वल टू एन एम स्क्वायर म्यू H अपॉन 3kT। लेकिन हमको मालूम है कि चुंबकीय प्रवृत्ति काई क्या होती है? I बाई H। I बाई H है, काई का अगर हमको मान निकालना है तो यहाँ से हम I का मान निकाल सकते हैं। I किसके बराबर हो जाएगा? I की वैल्यू आ जाएगी कितनी? एन एम स्क्वायर म्यू H डिवाइडेड बाई ये कंपोनेंट कितना? 1 माइनस एन एम स्क्वायर म्यू लैम्डा अपॉन 3kT। ये क्या हो गया है? I। निकालना क्या है हमको? काई क्या था? चुंबकीय प्रवृत्ति। I बाई H, ये मान हमने सब्स्टिट्यूट किया तो ये आ गया एन एम स्क्वायर म्यू अपॉन 3kT डिवाइडेड बाई 1 माइनस एन एम स्क्वायर म्यू लैम्डा अपॉन 3kT। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, एक 3kT तो कैंसिल होगा, एक क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, ये बाद में कैंसिल हो जाएगा, पर 3kT का मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो ये आ गया एन एम स्क्वायर म्यू अपॉन 3kT माइनस एन एम स्क्वायर म्यू लैम्डा। ठीक, इसको और सिंप्लीफाई किया, ये आ गया एन एम स्क्वायर म्यू 3k, यहाँ से t कॉमन ले रहे हैं, देखिए t कॉमन ले रहे हैं, 3kT वाले डिनोमिनेटर के टर्म से t कॉमन लिया, ब्रैकेट में आ गया एन एम स्क्वायर म्यू लैम्डा अपॉन 3k, क्योंकि 3k हमने बाहर लिया था। अब क्या कर रहे हैं कि एन एम स्क्वायर म्यू और 3k, ये जो कंपोनेंट था एन एम जो ब्रैकेट के बाहर है, एन एम स्क्वायर म्यू अपॉन 3k, इसको हमने मान लिया c।
इट इज़ इक्वल टू सी। और दूसरा एन एम स्क्वायर म्यू लैम्डा अपॉन 3k जो है इसको हमने माना, ये जो कंपोनेंट इधर आ रहा है इसको हमने मान लिया किसके बराबर, थीटा, और इस वाले को हमने माना है किसके बराबर, सी। किस कंपोनेंट को लिया है, एन एम स्क्वायर म्यू अपॉन 3k इक्वल टू सी और एन एम स्क्वायर म्यू लैम्डा अपॉन 3k इक्वल टू थीटा। तो ये काई इक्वल टू क्या बन गया, इसको हमने लिखा सी, यहाँ बच गया केवल टी, बाकी कंपोनेंट क्या है, थीटा। इक्वेशन बन गया काई इक्वल टू सी अपॉन टी माइनस थीटा। ठीक है, इससे क्या निष्कर्ष आपने निकाला कि जो काई है ये किस पर डिपेंड कर रहा है, सी अपॉन टी माइनस थीटा। इसका मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो टी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और टी का मान, टी अगर लेस देन थीटा रख दिया जाए, टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और थीटा आपने क्या लिया हुआ है, एन एम स्क्वायर म्यू लैम्डा अपॉन 3k। अगर टी इज़ लेस देन थीटा लेते हैं तब क्या होता है, इस अवस्था में अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय व्यवहार आपस में एक समान लगभग बराबर प्राप्त होते हैं। यानी कि प्रॉपर्टीज़ जो हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ की और यानी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, अगर टी इज़ लेस देन थीटा होता है उस समय इनका व्यवहार लगभग सिमिलर प्राप्त होता है। और जो सी है, इस सी को हम नाम देते हैं क्यूरी टेम्परेचर। तो इस तरह से क्यूरी वाइस लॉ ने में लेंज्विन थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म में ही संशोधन करके एक इक्वेशन प्राप्त किया जिसको क्यूरी वाइस लॉ के नाम से आप जानते हैं। अब हम लोग इसका आगे चलते हैं। अब अगर आगे लेते, अगला आर्टिकल लेते हैं BH कर्व। BH कर्व मतलब जैसे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, इन आप सामान्य तौर पर क्या जानते हैं कि पैरामैग्नेटिक के लिए या डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए I इज़ प्रोपोर्शनल टू H और B इज़ प्रोपोर्शनल टू H। ठीक है, लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं ये इन उनमें I और B H के पैरेलल प्रोपोर्शनल नहीं होता। क्यों, ये इसमें I और B इनके मान में H के अकॉर्डिंग लगातार परिवर्तन होता चला जाता है। परिवर्तन जब होता चला जाता है इसका मतलब है कि अगर ये जो लौह चुंबकीय पदार्थ है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, अगर जिनमें I और B में H के अकॉर्डिंग परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब है चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते। अब अगर ऐसे पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर ये पदार्थ I और B जो है इनमें H के अनुसार उनमें परिवर्तन होना प्रारंभ होता है। अगर हम एक H और I के बीच में ग्राफ को शो करें, परिवर्तन किस प्रकार का होता है कि अगर एक ग्राफिकल इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि कण की पोजीशन अगर स्टार्टिंग जो है बिंदु ऊपर है, ओ पर कण रखा गया है, जब कण को ओ पे रखे जाने पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो कण धीरे से गति करते हुए ओ से इसकी पोजीशन ए तक पहुंचती है। जैसे जैसे एच के मान में परिवर्तन हो रहा है उसी अकॉर्डिंग आई के मान में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ये परिवर्तन लीनियर नहीं है। लीनियर का मतलब क्या होता है, दो तरह, लीनियर किसको कहते हैं, एक समान परिवर्तन। एक समान मतलब वो प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, लेकिन यहाँ जो परिवर्तन है वो एक समान नहीं है। एच के बढ़ने के साथ साथ आई बढ़ रहा है लेकिन वो समानुपातिक रूप से नहीं बढ़ रहा है, इसलिए ये परिवर्तन को हम कहते हैं कि ये रेखीय नहीं है। तो अगर ओ की पोजीशन बढ़ते बढ़ते ए पर पहुंच गई, उस अवस्था में एच का मान मैक्सिमम एच की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम एच मैक्सिमम से शो कर रहे हैं, और आई की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको आई सैचुरेशन से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो जैसे जैसे एच के मान में परिवर्तन हुआ, आई के मान में परिवर्तन हुआ, और एक स्थिति पर आके एच मैक्सिमम होने पर आई का मान अधिकतम हो गया। इसको हम कहते हैं सैचुरेशन, संतृप्त सैचुरेशन पोजीशन कहलाती है। सैचुरेशन का मतलब अब इसका जो परिवर्तन है वो अधिकतम हो चुका है। अब ये एच के मान में थोड़ी सी भी कमी होना प्रारंभ होती है, ये जो कण है ए से लौटते हुए अगर वापस आता है तो ये कण ए से लौटते हुए वापस ओ ए पर नहीं आता है। ओ ए पर ना आकर कहाँ रुक जा रहा है, ओ बी पर रुक जा रहा है। इसका मतलब है ये पदार्थ कण जो है ओ ए मार्ग का अनुसरण न करते हुए ओ बी मार्ग का अनुसरण करता है। इसका मतलब है अब अगर एच का मान 0 यहाँ पर हो रहा है तो भी आई का मान 0 नहीं है, क्योंकि आई का वैल्यू कितना आ गया है, ओ बी के फॉर्म में आ गया है। इसका मतलब है कि अगर हम पीछे की ओर लौट रहे हैं
तो इस प्रकार कुछ ना कुछ चुंबकत्व शेष रह जा रहा है। वो बिंदु यहाँ पर हमारा OB के फॉर्म में, यहाँ पर ये चुंबकत्व शेष रह गया है। ये जो शेष चुंबकत्व रह गया है इसको हम कहते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व। अब और अवशिष्ट चुंबकत्व यहाँ OB वाली स्थिति अवशिष्ट चुंबकत्व को प्रदर्शित कर रही है। अब इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं। पीछे की ओर बढ़ाने पर भी ये ओरिजिन बिंदुओं पर प्राप्त नहीं होता। कहाँ प्राप्त हो रहा है? C बिंदु पर प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब अब जाकर के I का मान जो है 0 प्राप्त हो रहा है। लेकिन कब? जबकि H का मान ऋणात्मक हो गया। ये ओरिजिन मूल बिंदु है। अब अगर ये OC बिंदु पर 0 प्राप्त हो रहा है, लेकिन H का मान यहाँ ऋणात्मक हो गया। मतलब H के क्षेत्र के ऋणात्मक होने पर ही जो I है चुंबकन क्षेत्र जो है उसका मान OC के रूप में प्राप्त होता है। इसका मतलब है यहाँ पर एक BC के रूप में एक क्षेत्र बन जा रहा है। क्षेत्र क्या कहला रहा है? उस क्षेत्र को हम कहते हैं निग्रह क्षेत्र, कोर्सिव फील्ड कहते हैं। वो कोर्सिव फील्ड वो है जहाँ पर अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण जो एक फील्ड बन गई है। और पदार्थ का ये गुण जिसमें ये अवशिष्ट चुंबकत्व और कोर्सिव फील्ड होती है, इस गुण को जहाँ पर अवशिष्ट चुंबकत्व प्राप्त हो रहा है उस गुण को नाम देते हैं धारणशीलता, रिटेंटिविटी। और जहाँ पर ये क्षेत्र बन रहा है उसका जो गुण है उसको हम कहते हैं कोर्सिविटी। ठीक है। अब इसको हमने पीछे की ओर बढ़ाया। जैसे जैसे पीछे की ओर बढ़ते हैं अब ये बिंदु D पर पहुंचता है। D पर पहुंचने पर क्या हुआ? किस दिशा में आ गया? D पर पहुंचने पर ये विपरीत दिशा में आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है। और जैसे D पर पहुंचते हैं इस अवस्था में हम I और H दोनों पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये इस समय D का चूँकि ऋणात्मक दिशा हो गई है इसलिए -H मैक्सिमम पॉइंट प्राप्त होता है। I के लिए -I सैचुरेशन पॉइंट प्राप्त होता है। इसका मतलब H और I का ऋणात्मक मैक्सिमम मान लेकिन अलग दिशा ऋणात्मक दिशा में प्राप्त होता है। यहाँ पर भी एक सैचुरेशन वैल्यू प्राप्त होती है लेकिन दिशा जो है वो ऋणात्मक हमको प्राप्त होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कण O बिंदु से चलना प्रारंभ किया था वो कहाँ तक पहुँच गया? A से B, B से C से D। यहाँ पर आके इसको ऋणात्मक दोनों मान प्राप्त होते हैं। अब इसको हम दूसरी दिशा विपरीत दिशा में घुमाते हैं। विपरीत दिशा में घुमाने पर ये जो कण है ये D से सीधे I का मान जहाँ क्षेत्र है वो 0 प्राप्त नहीं होता। ये कहाँ टच करता है? इसको E बिंदु पर। ये जो पॉइंट आया OE यहाँ पर, इसका मतलब क्या हो गया कि I का एक ऋणात्मक मान प्राप्त हो रहा है। यहाँ 0 नहीं है, ये हिस्सा शेष बच गया। यहाँ पर फिर हमको एक अवशिष्ट मान प्राप्त हो गया जिस प्रकार पहली बार प्राप्त हुआ था एक दिशा में चलने के कारण। जैसी दिशा में हमने इसको विपरीत किया तो ये अब जो वैल्यू आई ये 0 ना होकर के OE दिशा में आ गई। इसका मतलब OE और OB एक दूसरे के बराबर हैं जो कि अवशिष्ट क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। आगे कण आगे की ओर बढ़ता है और जब H का मान 0 प्राप्त कब हो रहा है? यहाँ H के मान 0 प्राप्त करने पर भी ये OF दिशा में बढ़ रहा है। यहाँ पर ये कब प्राप्त हो रहा है? OF पर जो मान प्राप्त हो रहा है इसका मतलब धीरे धीरे कि मान ये भी अभी भी 0 नहीं हो रहा है, इतना गैप बन गया है। मैंने एक निग्रह क्षेत्र फिर प्राप्त होता है। इसका मतलब OB और OE और OC और OF ये दो हमको अलग दोनों की तरफ की दूरियां बराबर रहती हैं। इस प्रकार से हमको कोरेसिव फील्ड और अवशिष्ट चुंबकत्व के रूप में प्राप्त होता है। उसके बाद हम इसे फिर से OF से यहाँ से आकर के ये इधर तक गया और ये वापस OA तक जाकर और ये साइकिल लगातार चलता रहता है। माने जो BH कर्व हो रहा है वो हमको किस रूप में प्राप्त हुआ? कर्ण शुरू O से चलना करने प्रारंभ किया यानी A, B, C, D, E, F और A ये एक साइकिल प्राप्त होता है। ये एक प्रकार का कर्व बना जिसमें दो प्रक्रियाएं हुई। एक प्रक्रिया हुई जब H का मैक्सिमम प्राप्त हुआ तो उसे करस्पॉन्डेंट में I सैचुरेशन की संतृप्त अवस्था प्राप्त हो गई एक दिशा में। लेकिन दूसरी अवस्था हमने क्या देखा? दो गुण यहाँ पर प्राप्त हुए। एक अवशिष्ट चुंबकत्व यानी धारणशीलता उत्पन्न हुई, दूसरा एक फील्ड बनी जो इस अवशिष्ट के विरुद्ध कार्य कर रही। इस फील्ड को आपने नाम दिया निग्रह बल क्षेत्र और ये जो प्रक्रिया थी इसको नाम दिया कोरेसिविटी। और सेम चीज़ अगर विपरीत दिशा में जाते हैं तो इस प्रकार के हम देखते हैं कि दोनों ही दिशाओं में ये प्रक्रियाएं प्रारंभ होती। ये जो कर्व प्राप्त हुआ इस कर्व को हमने नाम दिया BH कर्व। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं कि I का मान 0 कब हो रहा है? जबकि H का मान मतलब I का मान बाद में 0 हो रहा है। H का मान बढ़ने पर ये इतना गैप पीछे रह जा रहा है। H का मान ऋणात्मक दिशा में बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि हमेशा I का मान H के मान को प्राप्त होने में कुछ कमी रह रही है। कुछ इसके बीच में जो कमी रह जा रही है उसको कहा जाता है शैथिल्य हानि। किसी प्रकार की ऊर्जा के मान में कमी हो रही है क्योंकि ये जो गैप है माने H का मान नीचे विपरीत दिशा में जब जा रहा है तब ये
मान शून्य की ओर प्राप्त कर रहा है। मैंने एक वैल्यू पहले बढ़ जा रही, दूसरी वैल्यू उसके बाद में आ रही, मैंने कुछ ना कुछ प्रकार के पीछे रह जा रही, जिसको आप कहते हैं किसी प्रकार की उसकी लैगिंग रह रही, पीछे रह रही, पश्चाता जिसे आप कहते हैं। मैंने इस प्रकार कहीं ना कहीं कुछ मान में कमी हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि एक प्रकार की ये जो प्रक्रिया हो रही है, इस प्रक्रिया को आप नाम देते हैं शैथिल्यता, हिस्टीरिसिस। ये जो कर्व बना चूँकि बी और एच के बीच में था, इसलिए ये हिस्टीरिसिस कर्व कहला रहा है। और यहाँ पर पदार्थ चुंबकित हो और मतलब उसमें चुंबकन की प्रक्रिया हुई, उसको फिर हमने वापस उसको डिमैग्नेटाइज किया, अचुंबकित किया। चुंबकन और विचुंबकन के बीच में कुछ एनर्जी का लॉस होता है, उस एनर्जी लॉस को हम कहते हैं हिस्टीरिसिस लॉस, शैथिल्य हानि। और ये हानि का मान किस पर निर्भर करता है? ये जो ऊर्जा की जो हानि हो रही है, ये ऊर्जा की हानि क्योंकि पूरा एक साइकिल ABCDEF ये जो साइकिल हो रहा है, इसमें ऊर्जा की हानि उत्पन्न हो रही है। और ये ऊर्जा की हानि इस जो BH कर्व बन रहा है इसके एरिया पर और इंटू μ0 पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार इस वक्र के माध्यम से हम ये प्राप्त करते हैं कि B और H में होने वाला परिवर्तन धनात्मक दिशा में या ऋणात्मक दिशा में सैचुरेशन को तो प्राप्त करता है, लेकिन बीच में I और H में होने वाला परिवर्तन जो वो एक समान नहीं होता। इसका चक्र एक बिंदु से प्रारंभ होकर के उसी बिंदु पर आकर समाप्त होता है, इसलिए इस वक्र को हमने नाम दिया है शैथिल्य वक्र। और ये शैथिल्य वक्र जो चूँकि B और H के बीच खींचा गया है, इसलिए ये कहलाता है हिस्टीरिसिस कर्व और हिस्टीरिसिस BH कर्व। ठीक है, धन्यवाद।